गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने सहमति से रिलेटेड टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और इसमें ये तय करना होगा कि एक वैध अनुबंध के लिए सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। केवल सहमति से काम नहीं चलता, वह सहमति आपके फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होगी तभी आपका अनुबंध वैध होगा। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी सहमति स्वतंत्र कब बन सकती है, या दूसरे शब्दों में अपन कहें कि कौन से घटकों से प्रभावित होने पर सहमति स्वतंत्र नहीं कहलाएगी। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये होगा कि यदि सहमति पर 5 में से किसी भी फैक्टर का इफेक्ट नहीं पड़ा, 5 में से किसी भी घटक से वह प्रभावित नहीं है, तो आपकी सहमति स्वतंत्र कहलाएगी। कहने का मतलब जब सहमति निम्नांकित घटकों से प्रभावित न हो तो वह सहमति स्वतंत्र कहलाएगी। अब ये कौन कौन से घटक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? उत्पीड़न, कोर्सियन। उत्पीड़न को सामान्य शब्दों में बताया जाता है कि दबाव डालना, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, दोनों बातें आ जाएंगी इसमें। मारपीट करना, डराना, धमकाना, बल प्रयोग करना, या फिर आप उसको जबरदस्ती करना उसके साथ और उसकी सहमति लेना। ज़्यादातर अपन देखते हैं कई बार कि कोई कमजोर पक्षकार होता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपकी 500 रुपये की आइटम मेरे को 400 रुपये में दे दीजिए वरना मैं आपकी मारपीट कर दूंगा। अर्थात वास्तव में मारपीट कर दी जाती है फिर सहमति ले, या मारपीट करने की धमकी दे और फिर सहमति ले, वह आपका उत्पीड़न कहलाएगा। और उत्पीड़न को अपन वैसे कह सकते हैं कि किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना उत्पीड़न कहलाता है। बॉडी को नुकसान, मारपीट करना या मारपीट करने की धमकी देना भी उत्पीड़न है। आपके बच्चे का अपहरण कर लिया जाएगा, या इस आइटम को आप कम दामों में मेरे को बेचने की सहमति दे दीजिए, मेरे साथ अनुबंध कर लीजिए, तो उसने धमकी दी है। आपके गोडाउन में आग लगा दी जाएगी, आपको 5 लाख रुपए की आइटम 3 लाख रुपए में बेचने की सहमति दे दीजिए। धमकी देने से भी अगला भयभीत हो जाएगा और अपनी सहमति दे देगा। दूसरा फैक्टर आपके अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी भी व्यक्ति को 2 तरह से प्रभावित किया जा सकता है, या तो आप उचित तरीके से प्रभावित करेंगे या फिर अनुचित तरीके से उसको प्रभावित करेंगे और उसकी सहमति लेंगे। यदि आपने उचित तरीके से प्रभावित करके सहमति ली है तो आपका अनुबंध वैलिड होगा। आपने अनुचित प्रभाव डाल करके सहमति दी है तो अनुचित प्रभाव डाल करके सहमति लेने पर वह अनुबंध आपका वैलिड नहीं होगा, उसको वोइडेबल कहा जाएगा। और आप इसके जस्ट पिछले वाले अपने लेक्चर में हमने देखा था कि अनुचित प्रभाव अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको डिटेल में अपने समझा था, समराइज वे में आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाए? किसी भी इन्फ्लुएंस को अपन अनड्यू कब कहेंगे? जब 4 शर्तें पूरी होगी, 4 कंडीशन पूरी होने पर ही कोई इन्फ्लुएंस अनड्यू माना जाएगा। अब ये 4 शर्तें कौन कौन सी है फिर से सुन लीजिए, उसमें हमने क्लियर किया था। 4 शर्तें कौन सी है कि दोनों ही पक्षकार एक ही फील्ड से रिलेटेड है। जो अनुबंध करने वाले पक्षकार हैं दोनों एक फील्ड से रिलेटेड है। दूसरी कंडीशन, दोनों एक दूसरे को परिचित हैं और एक पक्षकार मजबूत स्थिति में, दूसरा पक्षकार कमजोर स्थिति में है। तीसरी कंडीशन, एक पक्षकार ने अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया। और चौथी कंडीशन, स्थिति का दुरुपयोग करके लाभान्वित हुआ। फिर से सुनिए, दोनों पक्षकार एक ही फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए, जैसे अध्यापक और विद्यार्थी, माता पिता और बच्चे, कर्मचारी और नियोक्ता, थानाधिकारी और अपराधी, ऋणदाता और ऋणी। ये अपने ग्रुप बनाए थे उस दिन, अर्थात एक फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ऋणदाता और अपराधी या थानाधिकारी और ऋणी, वो ग्रुप नहीं होगा, वो एक फील्ड से रिलेटेड नहीं होंगे। दोनों पक्षकार एक संबंधित पक्ष फील्ड से रिलेटेड हो, एक दूसरे से पूर्व में परिचित भी हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक पक्षकार मजबूत स्थिति में, दूसरा पक्षकार कमजोर स्थिति में। उस दिन अपन ने तय किया था मजबूत स्थिति वाले लोगों में 8-10 लोगों आपने संबंधित, सामने कमजोर पक्षकार वाले, जैसे ऋणदाता, ऋणी, पुलिस अधिकारी, अपराधी, वकील, मुवक्किल, डॉक्टर, मरीज। इस तरह से वो पूर्व में परिचित होने चाहिए, एक फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। एक पक्षकार मजबूत स्थिति, दूसरा कमजोर स्थिति में। तीसरी कंडीशन, मजबूत स्थिति वाले ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और प्रभाव डाला। और चौथी कंडीशन, स्थिति का दुरुपयोग करके लाभान्वित हुआ। ये 4 कंडीशन आपकी
कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वह अनुचित प्रभाव से प्रेरित सहमति और अनुबंध माना जाएगा। नंबर 4, कपट, फ्रॉड जिसको कहा जाता है। यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति दो तरह से झूठ बोल सकता है। आप और हम यदि झूठ बोलना चाहें तो दो तरह से बोल सकते हैं कि या तो आप जानबूझ करके झूठ बोल रहे हो, तब तो वो कहलाएगा कपट, और यदि आप अनजाने में झूठ बोल रहे हो तो वो कहलाएगा मिथ्या वर्णन। दोनों एक साथ समझ लीजिए। यदि आपने किसी तथ्य को छिपाया, आपको वास्तविकता की जानकारी है, आपको सत्यता की जानकारी है, और आपने उसको छिपा करके दूसरी बात रख दी, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, दूसरी बात कह दी, कथन कह दिया, तो कहा जाएगा कि आपने सत्य बात को छिपा करके जानबूझ करके झूठ बोला है। किसी को धोखा देने के उद्देश्य से, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, किसी को परेशान या उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से आपने झूठ बोला, तो वो कपट कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गाय बेचनी है और गाय केवल 3 किलो दूध देती है एक टाइम में। बायर आया और आपने कहा कि ये गाय एक टाइम में 5 किलो दूध देती है। आपको मालूम है 3 किलो देती है, फिर भी आपने झूठ बोला 5 किलो, जानबूझ करके झूठ बोला, वास्तविकता जानते हुए भी झूठ बोला, तो ये आपका कपट कहलाएगा। उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपने झूठ बोला है, पेमेंट ज़्यादा लेने के उद्देश्य से आपने झूठ बोला है, तो ये आपका फ्रॉड कहलाएगा, अर्थात जानबूझ करके झूठ बोलना। अनजाने में झूठ बोलना, कभी कभी ये स्थिति बनती है कि आपको वास्तविकता की जानकारी नहीं है और कोई झूठी असत्य बात आपको मिली, आपने उस पर विश्वास कर लिया और किसी और को बता दिया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गाय खरीदने वाले ने 5 किलो दूध पर विश्वास कर लिया और गाय ले गया पेमेंट दे करके। 2 घंटे बाद उसी गाय को उसने तीसरे व्यक्ति को बेच दिया कि 5 किलो दूध देती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था वास्तविकता का। अब तीसरे व्यक्ति ने जब वास्तव में जाना तो वो 3 किलो निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायर था 2 घंटे बाद जो बेचने वाला सेलर बन गया, उसने मिथ्या वर्णन किया, अर्थात उसने झूठ तो बोला 3 किलो की बजाय 5 किलो, लेकिन उसने अनजाने में झूठ बोला, गलत तथ्य पर विश्वास करके, गलत बात पर विश्वास करके, और फिर उसने उसी बात को सौंप दिया, किसी को बता दिया। फिर आपके भूल या त्रुटि या गलती, यदि अनुबंध की सहमति भूल एरर से प्रभावित है तो वह अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, इन 5 फैक्टर्स में से किसी एक या 2 का उपयोग करते हुए सहमति ली गई, वो सहमति स्वतंत्र नहीं होगी, अर्थात इनके अलावा सहमति ली गई है, इनका प्रभाव नहीं पड़ा है, तो सहमति स्वतंत्र कहलाएगी, फ्री कंसेंट मानी जाएगी, और फ्री कंसेंट पर आधारित अनुबंध भी वैलिड होता है। अब इन 5 को अपन 2 भागों में बांटेंगे। प्रथम 4 से प्रेरित अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। वोइडेबल अनुबंध कैसे कि वह अभी व्यर्थ नहीं होगा बल्कि व्यर्थ हो सकता है, तो इसका कोई भी एक रूप बनेगा, या तो वो वैध बन जाएगा, वैलिड हो जाएगा, या फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। यदि पीड़ित पक्षकार की इच्छा है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, जो भी हुआ कोई बात नहीं, न्यायालय में नहीं जाऊंगा, पुलिस में नहीं जाऊंगा, और वो गलत चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे उसके साथ मारपीट की गई, मारपीट करने की धमकी दी गई कि आप 5 लाख का माल 3 लाख में देने की सहमति दे दीजिए, अनुबंध कर दीजिए, मेरे को माल बेच दीजिए, और उसने 3 लाख रुपए ले लिए, तो वह उत्पीड़न से प्रभावित पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं हो गया। अब वह किसी को कुछ नहीं कहता, ऑब्जेक्शन नहीं करता कहीं पर भी, तो वही अनुबंध आपका वैलिड हो जाएगा, वैध हो जाएगा। और यदि उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, प्रमाणित हो गया, उसके साथ उत्पीड़न का प्रयोग किया गया, तो वो व्यर्थ हो जाएगा, ये वो वही माना जाएगा। तो व्यर्थ नहीं है, अर्थात व्यर्थ हुआ नहीं है, बल्कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर वोइडेबल है, वोइड होने की एबिलिटी उसमें है, वो व्यर्थ हो सकता है। अब एक जानकारी आपको मैं और बताना चाहूंगा कि जो व्यर्थ अनुबंध की चर्चा अपन ने की है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ वोइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, जैसे अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध, अयोग्य पक्षकार द्वारा किया गया अनुबंध, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध पूर्णतः प्रारंभ से व्यर्थ होगा। दूसरा प्रकार क्या है, ऐसे
प्रारंभ में तो वैलिड थे, लेकिन बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण व्यर्थ हो गए। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि प्रारंभिक अवस्था में अर्थात उत्पत्ति के समय वह अनुबंध वैलिड था, वैध था, लेकिन बाद में नियमन परिवर्तन कर दिया सरकार ने, सरकारी नीतियां बदल गई और इस कारण से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैध हो गए। परिस्थितियां बदल गई। जैसे आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, आज से सुनिए कि सपोज भारत और पाकिस्तान के दो व्यापारियों ने अनुबंध किया और उन व्यापारियों ने अनुबंध में तय किया कि माल की आपूर्ति और पेमेंट बाद में होगा, लेकिन इन दोनों कामों के पहले ही दोनों राष्ट्रों में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे के शत्रु राष्ट्र बन गए, शत्रु राष्ट्र के नागरिक बन गए। परिणाम स्वरूप जो प्रारंभ में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था वो परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण व्यर्थ बन गया। इसी तरह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है, सरकार ने अचानक नियम बदल दिया कि कल से कोई भी 2 किलो सोने से ज्यादा गोल्ड खरीद सकेगा नहीं और बेच भी नहीं सकेगा। तो उसके जितने भी अनुबंध थे वो सब क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। सरकार ने नियम परिवर्तन कर दिया, परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, दशाओं में परिवर्तन हो जाता है, तो वह सभी अनुबंध जो पहले वैलिड थे बाद में व्यर्थ बन जाएंगे। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। सब्जेक्ट मैटर अर्थात जिस वस्तु को लेकर के खरीदने बेचने का अनुबंध हुआ था, सुपुर्दगी और पेमेंट से पहले ही वह एक्सीडेंट में खत्म हो गया आइटम। जैसे मान लीजिए आपके बाइक बेचने का सौदा हुआ था, अनुबंध हुआ था कि आपको 10 तारीख को इसकी सुपुर्दगी कर दी जाएगी और पेमेंट भी ले लिया जाएगा, लेकिन एक दिन पहले और वह बाइक एक्सीडेंट में नष्ट हो गई, तो वह पहले जो अनुबंध वैलिड था 10 तारीख को सुपुर्दगी कर दी जाएगी अर्थात उसका निष्पादन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके एक दिन पहले बाइक नष्ट हो गई, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, तो अब न सुपुर्दगी संभव है न पेमेंट लेना संभव है, तो वह भी पहले वैलिड था, परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। अब एक मुख्य बात है जो आपको बतानी है वो है आपके इन 500 में परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रश्न बनता है। कभी कभी तो पूरा एक बड़ा प्रश्न बनता है कि सहमति से आप क्या समझते हैं, सहमति स्वतंत्र कब और कैसे बन सकती है समझाइए। तो आपको 5 फैक्टर्स को बताना पड़ेगा, 5 के बारे में विस्तार से बताना होगा। और कभी कभी प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा जाता है, वो है डिफरेंस से रिलेटेड कि उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर बताइए, कपट और मिथ्या वर्णन में अंतर बताइए। तो इन दोनों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन